नमस्कार साथियों, आज से हम साइंस यानी कि विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं और विज्ञान में भी जो हम शुरुआत करेंगे वो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और आज हम जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं विज्ञान क्या होता है और विज्ञान के अंतर्गत आने वाली ये बायोलॉजी जो शाखा है, इस शाखा पर हम पूरा इसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो विज्ञान की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है इसको ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान क्या है तो प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहते हैं। इसे हम प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस के नाम से भी जानते हैं। अब बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या होता है तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। यहां पर आपको जो बायोलॉजी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यह बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है जीव, बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो जीव विज्ञान क्या है तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है, यह शब्द सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क व ट्रेविरेंस ने यह शब्द दिया था। ये दो विद्वान है, एक लेमार्क है और एक विद्वान है जिनका नाम है ट्रेविरेंस। तो लेमार्क और ट्रेविरेंस ने 1801 में ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दिया था। याद रखिएगा, शब्द दिया था, यानी इसका जो नाम जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसने रखा था तो ये लेमार्क और ट्रेविरेंस ने रखा था। कब? 1801। कहीं कहीं बुकों में आपको 1802 भी देखने को मिलेगा, किसी किसी बुक में। अब जो ये जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान का सर्वप्रथम गहन अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु, इन्हीं का नाम कहीं कहीं एरिस्टोटल भी आपको मिलेगा। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान या बायोलॉजी का गहन अध्ययन किया था, इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। एक इसकी शाखा है जूलॉजी, एक शाखा है इसकी जूलॉजी। इसी जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु शास्त्र कहते हैं, इसी को हम जंतु शास्त्र कहते हैं। और दूसरी इसकी शाखा है बॉटनी, दूसरी शाखा है बॉटनी। इस बॉटनी को हम वनस्पति शास्त्र कहते हैं, इसे हम वनस्पति शास्त्र कहते हैं। तो ये दो शाखाओं में जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को बांटा है, एक जूलॉजी और दूसरी इसकी शाखा है बॉटनी। ये जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी का भी सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? याद रखिएगा, अरस्तु ने किया था। जूलॉजी का भी सर्वप्रथम गहन अध्ययन करने वाले विद्वान थे अरस्तु, इसीलिए जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। याद रखिएगा, जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अब ये अरस्तु ने जूलॉजी या जंतु शास्त्र पर एक बुक लिखी है। इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। तो ये जो बुक है, यह बुक याद रखेगा, यह अरस्तु ने लिखी थी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। और इस बुक में इन्होंने 500 प्रजाति के जीवों का वर्णन किया। 500 प्रजाति के जीवों का इन्होंने वर्णन किया, जीवों का वर्णन किया। तो याद रखिएगा, ये हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम जो बुक है, ये बुक के राइटर कौन है तो अरस्तु है। और इस बुक में इन्होंने 500 प्रजाति के जीवों का वर्णन किया, इसीलिए जूलॉजी का जनक या जंतु शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। इधर हम बात करें वनस्पति शास्त्र की, तो वनस्पति शास्त्र के जो जनक है, वनस्पति शास्त्र के जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस
थियोफ्रेस्टस। तो याद रखिएगा वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र का जनक है। थियोफ्रेस्टस ने भी वनस्पति शास्त्र पर एक बुक लिखी है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो ये जो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम बुक है, इस बुक में इन्होंने 500 किस्म के पेड़ पौधों का अध्ययन किया। पेड़ पौधों का अध्ययन किया। पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र या बॉटनी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी सी सामान्य जानकारी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के पिता की। ये तो हमने देखा जीव विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु को माना जाता है। जंतु शास्त्र का जनक भी अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी का जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। लेकिन बात करें आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, यह एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, केरोलस लीनियस को। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न बायोलॉजी की, आधुनिक जीव विज्ञान की। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, तो आधुनिक जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, सॉरी, केरोलस लीनियस को माना जाता है। केरोलस लीनियस को माना जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न एग्जाम में आता है कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो केरोलस लीनियस आधुनिक जीव विज्ञान के जनक है। ये जो केरोलस लीनियस है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम है सिस्टोमा नेचुरा। सिस्टोमा नेचुरा, याद रखिएगा, इनकी एक बुक है। इस बुक का नाम है सिस्टोमा नेचुरा। और इस बुक में इन्होंने संपूर्ण जीवों को 2 जगत में बांटा। संपूर्ण जीवों को इन्होंने इस बुक में 2 जगत में बांटकर वर्णन किया है। और ये 2 जगत कौन कौन से हैं, तो एक जगत है इसमें पादप जगत, एक इसमें है पादप जगत, और दूसरा है जंतु जगत। दूसरा जगत है जंतु जगत। तो संपूर्ण जीवों को इन्होंने 2 जगत में बांटकर वर्णन किया है। तो 2 जगत में बांटने से क्या होता है, यहां पर जीवों के वर्गीकरण की प्रणाली की शुरुआत होती है। और यह वर्गीकरण की जो प्रणाली है, यही वर्गीकरण की प्रणाली आधुनिक वर्गीकरण कहलाती है। इसीलिए केरोलस लीनियस को वार्गीकी के पिता कहा जाता है। वार्गीकी का पिता कहा जाता है। वार्गीकी या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वार्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, केरोलस लीनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हें वार्गीकी का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी सिस्टोमा नेचुरा, इसी बुक में इन्होंने जीवों को 2 जगत में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा है क्या, जंतु जगत। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, केरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति की शुरुआत, यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो केरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति या डायनोमस मेथड की शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति क्या है, तो इस द्विनाम पद्धति के द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधों का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो ये जो द्विनाम पद्धति है, इसमें किसी भी जीव का जो नामकरण किया जाता है, उसके नाम में 2 नाम होते हैं। द्विनाम से याद रखिएगा 2 नाम होते हैं। एक जो नाम होता है वो उसके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा होता है वो उसकी जाति को बताता है। इसको ऐसा समझो एग्जाम्पल से, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, तो ये जो होमो सेपियंस है, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसमें जो होमो है, ये मानव का वंश बताता है, और जो सेपियंस है, ये मानव की जाति को बताता है। तो होमो वंश और सेपियंस क्या है, जाति। इस प्रकार से 2 नामों से मिलकर मानव का वैज्ञानिक नाम बना है, इसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति की शुरुआत भी किसने की थी, केरोलस लीनियस ने की थी। और इस द्विनाम पद्धति में याद रखिएगा अंत में वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन वही वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने उस जीव की सबसे पहले खोज की। तो
मानव में आप देखोगे तो मानव में वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है लिन, लिनियस से इनका पूरा नाम बनता है लिनियस। तो मानव का पूरा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस लिन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो हम बात करते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। बायोलॉजी को हमने दो शाखा में बांटा है, एक जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की भी महत्वपूर्ण शाखाओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान की शाखाएं। तो जंतु विज्ञान की ये महत्वपूर्ण शाखाएं यहां पर मैंने लिखी है, ठीक है, और इन शाखाओं में किन किन का अध्ययन किया जाता है इन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली शाखा मैं आपको बता रहा हूं एनाटॉमी। ये एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर व शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवों का जो शरीर होता है, शरीर के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इन अंगों का पूरा स्ट्रक्चर या उनकी जो रचना कैसी होती है, इन पर अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। जैसे हमारा ये मानव शरीर में हमारे अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे हृदय पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, लीवर, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये जो अंग है, ये इनकी रचना कैसी है, इन रचना पर अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की शाखा है एनाटॉमी में। ठीक है, दूसरी शाखा है फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंगों, जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, ये अंगों की क्रिया विधि कैसी होती है, इन क्रिया विधि पर अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। यानी कि शरीर के अंदर के जो अंग है, इन अंगों की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, किसमें, फिजियोलॉजी में। तीसरी शाखा है एंथ्रोपोलॉजी। ये तीसरी शाखा लिखी हुई है एंथ्रोपोलॉजी, और ये एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मानव का संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, इस पर अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। अगली शाखा है बायोकेमिस्ट्री। ये जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है, इन रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो याद रखिएगा, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। अगली शाखा है साइटोलॉजी। यह साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका, इसी को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, और इसी कोशिका से जो भी जीव है उनका शरीर बना होता है। तो इस कोशिका का गहन अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। अगली शाखा है इकोलॉजी, या आपने नाम सुना होगा इकोसिस्टम, जिसे हम परितंत्र कहते हैं या परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी के अंतर्गत जो हमारे चारों ओर सजीव व निर्जीव वातावरण है, इस सजीव निर्जीव वातावरण से जीवों का संबंध कैसा होता है, इसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे चारों ओर सजीव व निर्जीव वातावरण है, सजीव व निर्जीव वातावरण के प्रति जीवों का जो संबंध होता है, जीवों के संबंध का अध्ययन इस इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सजीव व निर्जीव वातावरण का मतलब यह है कि सजीव वातावरण वह वातावरण है जो जीवित है, जैसे कि पेड़ पौधे हमारे चारों ओर पाए जाते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, और निर्जीव वातावरण वह है जो जिसमें जीव नहीं होता है, जैसे कि हवा है, पानी है, ठीक है, पहाड़ है, मृदा है। तो ये निर्जीव वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे जीवों का, प्राणियों का क्या संबंध होता है, किस प्रकार से संबंध होता है, इसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है एंडोक्राइनोलॉजी। यह एंडोक्राइनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतःस्त्रावी ग्रंथि का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, यह मानव के शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इनका अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। हमारे शरीर में कौन कौन से अंतःस्त्रावी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, और इनका क्या क्या कार्य होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पर आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, मस्तिष्क में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि, गले में थायराइड, पैराथायराइड, और वक्ष में यानी सीने में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है जिनका अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है एम्ब्रियोलॉजी। ये जो एम्ब्रायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत भ्रूणों के विकास का अध्ययन किया जाता है। भ्रूणों के विकास का अध्ययन, याद रखिएगा, भ्रूण के विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। भ्रूण यानी कि मां के गर्भ में भ्रूण का किस प्रकार से विकास होता है, इस पर अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। अगली विज्ञान की शाखा है जेनेटिक्स, और ये जेनेटिक्स में आनुवांशिक लक्षण और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, आनुवांशिक लक्षण व वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिक लक्षण या वंशागति का मतलब यह है कि माता पिता के जो गुण हैं वो उनके बच्चों में कैसे जाते हैं, ठीक है, कैसे वंशागत होते हैं, इस पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंतर्गत। अगली जो विज्ञान की शाखा है, अगली शाखा है हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक यानी कि टिश्यू, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतक क्या होते हैं, इस पर भी आगे हम टॉपिक आएगा ऊतक का, टिश्यू का, उस पर हम डिटेल में ऊतक को जानेंगे। तो अभी मैं जनरली बता दूं कि जो हमारी कोशिका होती है, इस कोशिका से शरीर बनता है। तो यानी कि कोशिका मिलकर पहले टिश्यू बनाती है, ठीक है, टिश्यू आगे जाकर अंग तंत्रों का निर्माण करता है। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत याद रखिएगा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है इम्यूनोलॉजी। ये जो इम्यूनोलॉजी है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसमें, याद रखिएगा, इम्यूनोलॉजी में। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी संक्रामक बीमारी होती है और इन संक्रामक बीमारी के प्रति हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है, यानी कि उनसे लड़ने की जो क्षमता पैदा करता है। तो उस क्षमता जो पैदा होती है उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसी का अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर कई प्रकार के मरीज रहते हैं, ठीक है, कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां रहती है जिनके जीवाणु विषाणु वहां पर वायु में फैल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि श्वास के माध्यम से आपके शरीर में भी चले जाते हैं, तो वो आपको भी बीमार कर सकते हैं। लेकिन आप बीमार नहीं होते हैं क्योंकि उन जीवाणु विषाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है आपके अंदर पैदा हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। तो अभी हाल ही में आपको पता है कैसी बीमारी चल रही है जिसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है, और वो है कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19, ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो रही है, और उसके लिए उसकी एंटीबॉडी विकसित करने के लिए वैक्सीन पर कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट में वैक्सीन आएगी तो वो वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर क्या करेगी, एंटीबॉडी विकसित करेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जिससे कोरोना जो वायरस है, जिसका कोविड-19 वायरस है, ठीक है, कोरोना परिवार का कोविड-19 जो वायरस है उसको मारने का कार्य करेगी, ठीक है, जो भी वैक्सीन आएगी। तो इस पर अभी शोध चल रहा है। अगली विज्ञान की शाखा है मायोलॉजी। मायोलॉजी, ये मायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां पाई जाती हैं, इन पेशियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अगली विज्ञान की शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नाम में आपको दिख रहा है इसमें माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, अति सूक्ष्म, ठीक है। तो अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा इसमें लिखी हुई है न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र, इसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं, और इस नर्वस सिस्टम पर अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है साथियों ऑस्टियोलॉजी। अगली विज्ञान की शाखा आपको दिखाई दे रही है ऑस्टियोलॉजी। ये ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कंकाल तंत्र में पाई जाती है दोस्तों हड्डियां, ठीक है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी हड्डियों के ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो हड्डियों पर विस्तृत अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है
ओडोस्टोलॉजी, ये ओडोस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, दंत विज्ञान का विस्तृत अध्ययन ओडोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा आपको दिखाई दे रही है इसमें ऑर्निथोलॉजी। ये ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत इसके अंतर्गत पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फिर आगे आप देख रहे हो पैथोलॉजी। अगली विज्ञान की शाखा है पैथोलॉजी। साथियों, इसका नाम आपने काफी सुना होगा, शहरों में आपने ये लैब भी देखी होगी, पैथोलॉजी लैब। तो ये पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग की प्रकृति, रोग के कारण और रोग के लक्षणों का पता लगाया जाता है। किसमें? पैथोलॉजी में। जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको पैथोलॉजी लैब पहुंचाया जाता है, वहां पर टेस्ट करने के लिए कि कौन सा रोग है। पैथोलॉजी में पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गई है, कौन सा रोग हो गया है और उस रोग के क्या कारण है और उसके क्या सिम्टम आपके शरीर में दिखाई देंगे। तो इस पर अध्ययन किया जाता है किसमें? पैथोलॉजी में। तो याद रखिएगा, जो रोग उत्पन्न होते हैं, इन रोग का कारण इसमें पता लगाया जाता है और रोग के जो लक्षण है, सिम्टम है, इसका पता लगाया जाता है। रोग की प्रकृति कैसी है, इसका पता पैथोलॉजी के अंतर्गत लगाया जाता है। अगली विज्ञान की शाखा है इसमें ऑफियोलॉजी। यह ऑफियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। सांप आपने सुना होगा, देखा होगा, जो सांप, सर्प जिसे हम कहते हैं, नाग देवता, इनका अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, मैंने ये आपको जंतु विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं बताई है और इन शाखाओं में किन किन का अध्ययन किया जाता है इसको मैंने आपको बताया विस्तार से। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं वनस्पति शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं। चलिए, तो आगे हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। तो वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में आप देख रहे हो, पहली शाखा इसमें लिखी हुई है एंथोलॉजी। ये एंथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। अगली शाखा है बैक्टीरियोलॉजी। यह बैक्टीरियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नाम में ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, तो जीवाणुओं का विस्तृत अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अगली शाखा इसमें दिखाई दे रही है आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वृक्षों की यानी पेड़ पौधों की आयु का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों की यानी वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की शाखा है डेंड्रोलॉजी। याद रखिएगा, यह डेंड्रोक्रोनोलॉजी है और यह है डेंड्रोलॉजी। इस डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियां वे वृक्ष जिनका आकार छोटा होता है, छोटी छोटी आपने झाड़ियां देखी होगी, इन झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली शाखा है मार्फोलॉजी और ये जो मार्फोलॉजी है इसके अंतर्गत पादपों के आकार का अध्ययन किया जाता है। पादपों के आकार का अध्ययन मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पादपों का आकार यानी पेड़ पौधों का किस प्रकार से जो आकार होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसका अध्ययन मार्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, आगे जो शाखा है अगली, यह है फाइकोलॉजी और इस फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो एल्गी या शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली इसमें शाखा दिखाई दे रही है पोमोलॉजी और इस पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन याद रखिएगा पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगली इसमें आपको शाखा दिखाई दे रही है, ये एक है वायरोलॉजी और एक है हॉर्टिकल्चर। ये जो हॉर्टिकल्चर है साथियों, इस हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां और पादपों का संवर्धन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगली इसमें शाखा आपको दिखाई दे रही है वायरोलॉजी। इस वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस यानी कि जिसको हम बोलते हैं विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। फिर इसके अलावा आपने एक शाखा देखी होगी, सुनी होगी एग्रीकल्चर, जिसमें खेती से संबंधित फसलों का अध्ययन किया जाता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो ये मैंने आपको बताई वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। साथियों, यहां से एग्जाम में आपको प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं।
ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो याद रहना चाहिए आपको एंथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।